पहले मैं उनको कभी प्रोडक्ट्स देता था तो खाते नहीं थे, तो अभी जब आए ना उन्होंने तब मुझे एडमिट किया। ऑफ कोर्स एजुकेशन, कंज्यूमर की अवेयरनेस। What is a better way of preserving food for so long? तो उस बहुत सारे होरेका कस्टमर्स हैं जो ये हमारा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और हैप्पीली यूज कर रहे हैं। सिर्फ ये ट्रैवलिंग मार्केट है, ओवरसीज ट्रैवलिंग मार्केट जो ये प्रोडक्ट एक्सेप्ट करती है, तो ये छोटा सेगमेंट है। फूड मैन्युफैक्चरिंग, so this topic is very exciting with respect to, if you understand or if you really like, if you really get excited seeing, you know, a movement of machineries, people who are working in a big, you know, in a creative place. Actually manufacturing क्या है? Manufacturing एक creating place है, इनपुट आता है, आउटपुट जाता है। सो अगर आपको क्रिएशन होते हुए अच्छा लगता है तो, और उसमें आपको लगता है कि यू नो आप उससे एक्साइटमेंट मिलती है, मुझे बहुत एक्साइटमेंट मिलती है। तो फूड मैन्युफैक्चरिंग तो बात की बात है। एक्चुअली देखा जाए तो हम लोग, ये एक किचन है। एक्चुअली फूड किसी भी फैक्ट्री में बनता है तो वो उसको मैन्युफैक्चरिंग तो एक बहुत फॉर्मल वर्ड बोल दिया, बट वो एक्चुअली देखा तो किचन है। खाना बनना है ना, चाहे वो खाने का कुछ इंटरमीडिएट चीज हो वो बन रही है या वो फिनिश प्रोडक्ट बन रहा हो, तो है तो वो खाने का ही पार्ट ना। जैसे हमारे घर की किचन होती है, वो छोटी किचन है और उसके अंदर भी कटिंग होता है, चॉपिंग होता है, कुछ रॉ चीजें आती हैं, पीलिंग होता है, उसके बाद फिर वॉशिंग होता है, वॉशिंग के बाद फिर पीलिंग होता है, पीलिंग के बाद फिर कट करते हैं, कट करके फिर उसकी पेस्ट बनता है, फिर कुछ सॉर्टिंग होती है। वो सब क्या है? वो किचन का ही पार्ट है ना। तो एक्चुअली देखा जाए फूड मैन्युफैक्चरिंग तो हमने उसको जोड़ दिया, बट वो है एक्चुअली क्या है? वो किचन का पार्ट है। तो मैं इस किचन से इसलिए जुड़ा हुआ हूं क्योंकि मुझे एक तो किचन के अंदर खाना जब बनता है, मतलब मैं बचपन के अंदर भी जब खाना बन रहा होता था तो मैं हमेशा किचन के अंदर मम्मी के साथ घुस जाता था और मैं ये पता करता था कि मुझे उस अरोमा से बहुत अच्छा लगता। मुझे वो जब खाना बनता है तो मेरे को वो अरोमा, वो स्पाइस का और वो मिक्स का, खाने की जो खुशबू आती थी मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी और मैं घुस जाता था उसके अंदर, किचन के अंदर। पूछता था मम्मी का आज अभी क्या बन रहा है, आगे क्या है, ये क्या है, वो क्या है। डांट भी पड़ती थी बार बार कि वो तो घुस जाता अंदर, बड़ा अच्छा लगता था किचन में रहना, बहुत एक्साइटमेंट लगती थी। फिर कॉलेज डेज के अंदर जो है एमबीए जो हम गए तो वहां पर मेस होती थी, तो मेस के अंदर हम लोगों को ड्यूटीज मिलती थी। तो वहाँ के जो मेस इंचार्ज थे, कुक्स थे, तो मेरे को भी बड़ा अच्छा लगता था कि देखता था कि वो कैसे बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो जाके उनसे हेलो करनी और उनका हाथ बटा देना कभी कभी, तो उससे दोस्ती हो गई। तो ऐसे करते करते मैंने भी कुछ छोटी मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ ले ली, कुछ वहाँ पर क्या कहते हैं ऑर्गेनाइज करने की, उनको मेस इंचार्ज के साथ कुछ काम करने की। नॉट अ वेरी बिग, बट कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो अच्छा लगता था किचन में रहना और देखना और करना। तो इसी तरीके से शुरुआत हुई। मुझे लगता है कि वो बिकॉज ऑफ माई लाइकिंग मैं आज इस बिजनेस में हूँ, फूड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर। टॉपिक फूड मैन्युफैक्चरिंग देन एंड नाउ, पहले क्या और अब क्या, पहले क्या था और अब क्या है। देखिए सोच से अगर हम बात करें, अगर हम इंडिया की फूड मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, फूड मैन्युफैक्चरिंग या फूड प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग, अगर हम इस इंडस्ट्री को देखें तो ये इंडस्ट्री जो है दो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काम कर रही है। सबसे पहला वेस्टेज, दूसरा फार्मर्स की इनकम।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सबसे ज्यादा जो इम्पिटस है वो वेस्टेज को रिड्यूस करने में और फार्मर की इनकम को बढ़ाने में फूड प्रोसेसिंग को इम्पिटस मिल रहा है, उसको और फोकस सेक्टर माना जा रहा है, थ्रस्ट सेक्टर माना जा रहा है। जब हमने 16 साल पहले जब हमने ये फैक्ट्री स्टार्ट की थी, तो मैंने इस प्रोजेक्ट में काम करना शुरू किया 2005 से सोच लिया था कि इसमें आना है। तो जब सोचा था तब ये देखने की कोशिश करी कि ऐसा क्या है जो मैं वैल्यू ऐड कर पाऊंगा और क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं कुलिनरी फील्ड से आया था। बेसिकली मेरे को रेस्टोरेंट्स का बहुत शौक था, बट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंडियन फूड रेस्टोरेंट में नहीं हो पाता था, और एक रेस्टोरेंट से दूसरे रेस्टोरेंट में लेके जाना वो स्टैंडर्डाइजेशन बहुत टफ होता था। मतलब कैसे दोबारा किचन बनाते गए मल्टीपल, तब समझ आया कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी इंडियन फूड को या इंडियन मील्स को, इंडियन खाने को स्टेरिलाइजेशन के थ्रू बिना प्रिजर्वेटिव ऐड करे आप इसको अप टू 2 इयर्स की शेल्फ लाइफ दे सकते हो, और कंप्लीटली नेचुरल वे है इसको करने का। अगर आप हमारी फैक्ट्री कभी आएंगे तो देखेंगे कि ये एक्चुअली फूड फैक्ट्री तो हमने बाद में इसको बोला, बट ये मास किचन है। तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि जैसे गुरुद्वारे की एक बड़ी किचन जैसे होती है, वैसे ही हमारी भी एक बड़ी किचन है, बट थोड़ा प्रोफेशनली रन करते हैं हम इसको। तो देन एंड नाउ की बात करेंगे तो कभी भी ये देखेंगे कि जो प्रॉब्लम्स, अगर हम प्रॉब्लम्स की शुरुआत हुई थी कि इंडियन का लाइफस्टाइल, हमारा जो लाइफस्टाइल है जैसे जैसे अपग्रेड होता गया, हम कन्वीनियंस की तरफ बढ़ते गए। एक तरफ गवर्नमेंट सोचती है कि वेस्टेज को कैसे रिड्यूस किया जाए, फार्मर्स की इनकम कैसे देखी जाए, साथ साथ हम इवॉल्व हो रहे हैं। इवॉल्व होते होते पहले क्या होता था जी, फार्म से घर पे जो फ्रेश चीजें आती थी और उसी से ही हम लोग फ्रेश प्रिपेयर करते थे, बिकॉज हमारा लाइफस्टाइल ऐसा था। अब हमारा इस 16 साल में जो मैंने देखा है, हमारा जो लाइफस्टाइल में चेंजेस आई हैं, जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ गई हैं, हम लोगों के पास टाइम कम है किचन के अंदर खाना बनाने का, हम लोगों को रेस्टोरेंट से ऑर्डर करने की ज्यादा आदत पड़ गई है। जोमैटो स्विगी ने ट्रेंड ही चेंज कर दिया कंप्लीटली। सो इट्स अ चॉइस ऑफ कन्वीनियंस। पहले हमारा कन्वीनियंस लेवल माइंडसेट कुछ और होता था, आज हमारा कन्वीनियंस माइंडसेट कुछ और है। उस कन्वीनियंस माइंडसेट से हम इवॉल्व करते जा रहे हैं, और जैसे जैसे हम इस कन्वीनियंस माइंडसेट से इवॉल्व करते जा रहे हैं, वैसे वैसे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर भी इवॉल्व कर रहा है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो रही है। ये 16 साल में जब हमने शुरुआत की थी, इसी स्टेरिलाइजेशन टेक्नोलॉजी को हम रिटॉट टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इस रिटॉट जब स्टार्ट किया 16 साल पहले, तो उस टाइम इंडिया में हम किसी को हम प्रोडक्ट बनाया और लेकर किसी को देते थे, बोलते थे भाई ये क्या है, तो हम खिलाते थे, बताते ये रिटॉट है, उसको विश्वास ही नहीं होता था। उसको लगता था कि यार ये क्या, मतलब ये नहीं इसमें तो प्रिजर्वेटिव डाले होंगे, इसमें तो ये हुआ होगा, इसमें फलाना, ये कैसे प्रिजर्व रह सकता है। और उस टाइम आप ये देखेंगे कि इवन पैक्ड मसाला लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर चुके थे, पर उसके अलावा अगर हम रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स की बात भी करें, जैसे जिंजर गार्लिक पेस्ट हो गया 15-20 साल पहले, या फिर टोमेटो प्यूरी हो गई टेट्रा पैक के अंदर, वो भी बहुत कम एक्सेप्टेबिलिटी थी। आज भी देखा जाए तो आज अर्बन सेक्टर से हम लोग थोड़े मिड रूरल सेगमेंट की तरफ वो प्रोडक्ट्स लेके चले गए हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी और कन्वीनियंस और ये सब चीजें लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, लाइफस्टाइल बदल गया है। बट
उस टाइम तो ऐसा लगता था कि मुझे तो एलियन समझते थे, मैं क्या ले आया उठा के यहाँ पर। तो प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं था इंडिया के लिए। तो आटा रॉ पहले लोगों के घर में चक्की होती थी। फूड मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत लोगों ने अपने घर में करी थी। पहले घर में चक्की होती थी, वहीं पीसते थे आटा और वहीं आटे को गूंदा, वहीं पर ही सब कुछ, रोटी बनाई और फिर सब कुछ किया। सब्जी भी घर में ही उगाते थे। मेरे तो ग्रैंड पेरेंट्स बताते हैं कि हम कैसे पहले सब्जी खुद उगाते थे और खुद ही लेकर आते थे और खुद ही हम लोग उसको फ्रेश, उनको बड़ा सबको अच्छा लगता था, ऐसा होना चाहिए। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, फूड प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी अपग्रेड होता गया। पैक्ड दालें शुरू हो गई, पैक्ड मसाले शुरू हो गए, पैक्ड एमडीएच को देखिए कि एमडीएच ने रेवोल्यूशनाइज जो किया है मसालों को, और एमडीएच ने किया, महाशय धर्मपाल गुलाटी जी ने किया। लोगों को घर घर तक पैक्ड मसाला अवेयर करना, पहुंचाना, उनको हैबिट डालना। आई थिंक ही हैज अ बिग कंट्रीब्यूशन इन दैट। इस तरीके से अगर हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फ्रेश से धीरे धीरे जो है वो पैक्ड रॉ मटेरियल, तो हम उसको बोलेंगे रॉ मटेरियल को पैक करना शुरू किया। वो फूड फैक्ट्रीज लगी। उसके बाद फिर उसमें और वैल्यू ऐड किया। तो स्टेजेस ऑफ वैल्यू एडिशन है। उसके बाद फिर वैल्यू एडिशन हुआ। क्या वैल्यू एडिशन हुआ? चलो जी, इसको हमने रॉ मटेरियल को अब थोड़ा क्या करते हैं, एक और इंटरमीडिएट स्टेज बनाते हैं कि पहले मसालों को, होल मसाले हमने पैक करे, फिर हमने मसालों को पीस के पैक किया, फिर हमने ब्लेंड करके पैक किया मसालों को। ऐसे करते करते स्टेजेस बदलती गई। अदरक लहसुन, किसी ने सोचा नहीं था कि अदरक लहसुन का पेस्ट भी लोग घरों में यूज करेंगे। लोग तो घर में ही अदरक लाते थे, अलग जिंजर गार्लिक लाते थे, उसको अलग कूटते थे, मिक्सी में पीसते थे। और जब लोगों को समझ आया भाई ये रोज कौन इतने झंझट लेगा, वहां पर टाइम कहाँ है, ऐसे इवॉल्व होना। तो वैल्यू ऐड करते गए। वो वैल्यू ऐड एक्सेप्ट किया कंज्यूमर ने, बिकॉज कंज्यूमर ने वो कन्वीनियंस एक्सेप्ट करी। क्यों करी? कन्वीनियंस, उनको कन्वीनियंस चाहिए थी, उससे उनका टाइम बच रहा था। आज भी इंडिया के अंदर फिर उसके बाद अगेन एक और कन्वीनियंस जो हम करते हैं। आज की जो कन्वीनियंस की बात करें तो आज तो लोगों को घर पे भाई इमीडिएट 10 मिनट 15 मिनट के अंदर वो स्विगी से फ्रेश वो अपना ऑर्डर करते हैं। उनको इतना कन्वीनियंस है, बनाना ही नहीं है उनको खाना, ये कन्वीनियंस चाहिए। तो स्विगी जोमेटो रेस्टोरेंट्स जो हैं, उनको रेस्टोरेंट्स को क्या चाहिए? उनको भी इतनी क्विकली उनको खाना बनाना है, वो कैसे बनाएंगे? तो उनको सपोर्ट करने के लिए फैक्ट्रीज लग रही हैं। उनको इंग्रेडिएंट्स जो चाहिए वो वैल्यू एडेड इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ताकि उनका प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज भी हो रहे और क्विकली कस्टमर को डिलीवर कर सके। हम लोग रेस्टोरेंट्स में बोलते हैं एक टर्मिनोलॉजी मीज़ा प्ला। मीज़ा प्ला को बोला जाता है प्री प्रिपरेशन। प्री प्रिपरेशन जो वर्ड है वो मतलब जो प्री प्रिपरेशन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है सॉर्टिंग करना, वॉशिंग करना, उसके बाद कटिंग, चॉपिंग, ये सब करना। ये सब कुकिंग में कोई भी चीज प्रिपेयर होनी, खाना बनना, सबसे ज्यादा समय इसमें लगता है। फूड फैक्ट्री का रोल क्या है? अगर रेस्टोरेंट्स को कन्वीनियंस देनी है तो आज जो है उनको इस लेवल की कन्वीनियंस देनी कि उनका प्री प्रिपरेशन जो है उन्होंने हमारे को आउटसोर्स कर दिया। आज से 15 साल पहले यही प्रोडक्ट्स जो हैं, जो रेस्टोरेंट्स को कन्वीनियंस देने वाले प्रोडक्ट होते थे, मतलब आज जो वो मांग रहे हैं जैसे बेस ग्रेवीज हो गए और इवन रेडी टू ईट दाल मखनी भी वो ले रहे हैं। बनाना ही नहीं उनको कुछ सिर्फ, क्योंकि डिलीवरी टाइम इनके पास इतना शॉर्ट है और एक रेस्टोरेंट नहीं है, 10 रेस्टोरेंट है, 50 है, 100 रेस्टोरेंट्स भी उनके।
तो पहले जब मैं आज 14-15 साल पहले उनके पास वो प्रोडक्ट लेके था, बोलते थे क्या ले आए भाई, हम तो खुद ही बना लेते हैं ये। तब वो प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं था। आज वो उनकी नीड बन गया है। तो हम जैसे जैसे इवॉल्व करते जा रहे हैं, वैसे वैसे फूड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी इवॉल्व करता जा रहा है। जैसे जैसे हमारी कन्वीनियंस का लेवल बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे फूड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है और वैल्यू ऐड करने में अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है अपने आप को अपग्रेड करता जा रहा है। सर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि फूड मैन्युफैक्चरिंग का जो पहले और अभी उसका ट्रेंड है, पर आज भी एक सवाल हर किसी के मन में आता है कि क्या जो फैक्ट्री में बनने वाला जो फूड है वो हाइजीनिक है या नहीं है। बहुत सारे र्यूमर्स है मार्केट में, वो फैलते हैं, वो फेक होते हैं मैक्सिमम तो, बट मैं फिर भी चाहता हूँ कि इसके पर आप जरूर लाइट डालें ताकि लोगों तक ये पहुंचे इसके बारे में। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, और ऑफ कोर्स ये बहुत वैलिड पॉइंट भी है कि पैक्ड फूड को आज हम लोग जो हम स्पेशली इंडियंस पैक्ड फूड को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते थे। हम उसको जब तक मैगी नहीं आया था, मैगी ने हम लोगों को हमारा ट्रेंड चेंज, इंस्टेंट नूडल्स ने हमारा ट्रेंड चेंज किया, मतलब माइंडसेट चेंज किया कि हाँ ये इट्स अ प्रोडक्ट वेयर इन उन्होंने हमारे को हैबिट डाली। और नेस्ले ने इतनी अच्छी ब्रांडिंग करी और वो अपने आप को ब्रांड पोजीशनिंग करी और कंज्यूमर के दिमाग में डालती है कि नेस्ले इज अ क्वालिटी प्रोडक्ट। फिर हम लोग चिप्स खाने शुरू कर गए, राइट। जब हम चिप्स खा रहे थे तो हम तब हम ये सब चीजें नहीं पूछते थे कि ये हाइजीनिक है ये नहीं है। मैगी खाते हुए हम लोगों को हम लोग टेस्ट पे इतना फोकस करते हैं कि हम तब भी नहीं जान पाते कि ये हमें हाइजीन पे उस पे ध्यान रखना है। बट आई थिंक आज का कंज्यूमर अलग है। लोगों ने इतने मतलब कुकीज खा रहे हैं, बिस्किट्स खा रहे हैं, ऐसे वो बिस्किट्स जो मतलब कोई रेगुलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस कैसी फैक्ट्री से बन रहे हैं पर वो बिक रहा है बिकॉज हम लोग क्या टेस्ट। अब आप फूड फैक्ट्रीज की बात कर रहे हैं, आज भी देखिए हमारे जो हॉकर्स हैं वहां पर भी आज भी कोई रेगुलेशन थोड़ी है, क्या हाइजीन कंडीशन थोड़ी दे, लोग टेस्ट के लिए जाते खाते हैं वहां पर। हम लोगों का माइंडसेट जो है ना वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। और मैं नहीं कहूंगा कि अभी मतलब मैं जो जिस तरीके सोच रहा हूँ अभी आज जो देखा जाए जितने लोग मतलब आज यूट्यूब के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू इतनी अवेयरनेस बढ़ गई है, स्पेशली अगर हम पैक्ड फूड की बात करें। पैक्ड फूड में कभी भी ये नहीं दिखाया जाता ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे हुई है। ब्रांड 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 एडवर्टीजमेंट होती है, प्रोडक्ट बात होती है, एक अच्छा चेहरा दिखाते हैं, वो खा रहा है उसको अच्छा लग रहा है, हम उस पर ट्रस्ट करते हैं और फिर हम ब्रांड पे ट्रस्ट करते हैं, रिपीटेडली बाय करते हैं तो हमें उस पर ट्रस्ट आ जाता है। बट हमें कभी ये नहीं गौर किया कि उसकी एक्चुअली भाई वो बना कैसे है, पीछे बैक स्टोरी क्या है उसकी, कभी जानने की कोशिश नहीं करी हमने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, हमारी रेगुलेटरी बॉडीज इतनी स्ट्रिंजेंट है या नहीं है, ये आज भी डाउटफुल होता है कि कितने स्ट्रिंजेंट से हमारे लॉज इंप्लीमेंटेड हैं कि वो प्रोडक्ट जो है राइट कंज्यूमर तक पहुंचाना। अगर हम बोलते हैं कि FSSAI नंबर किसी के पास है तो भाई वो क्वालिटी होगा, पर आज वो ट्रस्ट नहीं है उस पे। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी रेगुलेटरी बॉडी आज भी उतना अच्छे से उसको मॉनिटरिंग और वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, हम लोग हमारे जो बायर्स हैं बाहर की सुपरमार्केट चेन्स हैं,
उन्होंने हमें अपग्रेड किया। हम भी आज अगर वो हमारे कस्टमर्स ना होते तो हम भी शायद आज वो चीज नहीं देख पाते जो आज हम देख पा रहे हैं। इतना उन्होंने हम लोगों को अपग्रेड किया कि बीआरसी लेवल, बीआर मतलब ब्रिटिश रिटेल कंसोर्शियम सर्टिफिकेट होता है, आईएफई मतलब यूरोपियन स्टैंडर्ड के सर्टिफिकेट्स हैं, और यूएस एफडीए जिनकी सरप्राइज इंस्पेक्शंस फैक्ट्रीज में होती हैं। इतने डिटेल में जाकर वो लोग काम करते हैं। और फिर जो सुपरमार्केट चेन्स है उनके अपने कॉम्प्लायंस और क्वालिटी एश्योरेंस टीम है जो आके हमारी फैक्ट्री ऑडिट करती है। बहुत बार हम फेल हुए हैं। ऐसा भी हुआ कि हमने कई सुपरमार्केट चेन्स का बिजनेस भी लूज किया क्योंकि हमारा लेवल ही नहीं था। उन्होंने हमें सिखाया बट हमने वो चैलेंज पकड़ा और किया। कहीं पर डिप्रेशन आया, कहीं पर इतने लॉसेस हुए, और ऐसा भी मन किया अरे क्या करना है यार, इंडिया में कुछ इंडिया के लिए कुछ प्रोडक्ट बनाते यही करते, क्या करना था। बट नहीं, ठान ली कि नहीं यार, अपने आप को अपग्रेड करना है। तो पैक्ड फूड अवेयरनेस, एक तो है कंज्यूमर की अवेयरनेस और दूसरा रेगुलेटरी बॉडी, ये दोनों का रोल है। रिटेल हमारा एक्चुअली यूएस में देखेंगे तो सुपरमार्केट चेन्स मेजर बिजनेस होल्ड करती है देन इंडिपेंडेंट स्टोर्स। इंडिया में उल्टा है। इंडिया में जनरल ट्रेड मतलब मॉम एंड पॉप स्टोर्स, जो सिंगल दुकानें होती है हमारे यहाँ पर, वो 80-90% बिजनेस होल्ड करती हैं देन यहाँ की सुपर मॉडर्न ट्रेड जिसको हम बोलते हैं। तो उस रिटेल लेवल पे इसलिए हमारे यहां पर कंज्यूमर को अवेयर होना बहुत जरूरी है। हमारा कंज्यूमर जितना अवेयर होगा क्वालिटी रिलेटेड, जितना उसको पता होगा मैन्युफैक्चरिंग क्या उसको बाय करना है, क्या सही है उसके लिए। और दूसरा रेगुलेटरी बॉडीज जो है हमारे यहां पर, रेगुलेटरी बॉडीज जो है वो क्या कहते हैं, लॉज को सही इंप्लीमेंट कर पाए। यूएस एफडीए टाइप लॉज यहां पर आए। हम लोगों ने ये सब सीखकर जो है एक नॉन नेगोशिएबल क्वालिटी पॉलिसी डिफाइन करी है व्हिच सेज दैट वी डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन एनी फूड हैजार्ड, सो जीरो टॉलरेंस ऑन फूड हैजार्ड। हम लोग मटेरियल रोक देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं अगर कुछ भी ऐसा ड्रामा हो जाता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एनी स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट का जो चेन है, वैल्यू चेन, उसमें कंप्लीट कहीं पर भी हो जाए, चाहे इंटरनल फैक्ट्री में हो, चाहे हमारे सप्लायर एंड पे हो, चाहे हमारे कस्टमर एंड पे हो, हम पूरी की पूरी ट्रैकिंग करने की कोशिश करते हैं। फूड हैजार्ड को रोकने के लिए वो लेवल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को माइंडसेट लेकर आना पड़ता है। वो माइंडसेट हमारे बायर्स ही हम लोगों का चेंज करते हैं। ऑफ कोर्स आपकी एक्सेप्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, आपका माइंडसेट भी होना चाहिए, हाँ यार मुझे वो करना है, विलिंगनेस भी होनी चाहिए। हमारे इंडिया में कौन करेगा? बिकॉज हमारा रिटेल बेस जो है वो जनरल ट्रेड है, इसलिए हमको कंज्यूमर को अवेयर करना, कंज्यूमर अवेयर होना चाहिए हमारा कि हाँ जी, कंज्यूमर एफएससीआई पे बहुत ट्रस्ट करे, कंज्यूमर क्वालिटी पे ट्रस्ट करे। इन्फ्लुएंसर्स का काम है कि ब्रांड्स की मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करे, कंज्यूमर तक लेके जाए। सिर्फ प्रोडक्ट पैकेजिंग नहीं लेके जाए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को भी लेके जाए। सर इसी को आगे अगर बात करें तो वो टेक्नोलॉजी की, जैसे आपने बात करी है, तो हमारे यहाँ पे मैक्सिमम अभी भी ये समझा जाता है कि जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, टेक्नोलॉजी जब आती है तो वो न्यूट्रिशन को इतना मतलब पोषण फूड नहीं दे पाती है। तो क्या हमारी जैसे जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो वाकई न्यूट्रिशन वैल्यू कम होती है या फिर सस्टेन्ड भी रहती है? गुड क्वेश्चन।
देखिए, फूड प्रोसेसिंग में फूड प्रिजर्वेशन जो होता है, आज कन्वीनियंस का मतलब है कि हम लोग कोई एक फूड प्रोडक्ट है, हम उसको एक शेल्फ लाइफ देने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब उसका भाई सीधी सी बात है कि उसको आज कोई भी एक फ्रेश प्रोडक्ट है वो पेरिशेबल है। पेरिशेबल क्यों? क्योंकि बाहर पड़ा, वो ओपन एयर में है, तो मॉइस्चर जाएगा, एयर होगी, मॉइस्चर और एयर से वो प्रोडक्ट जो है उसमें बैक्टीरिया आएगा, बैक्टीरिया धीरे धीरे उसको कंडेम कर देगा, फर्मेंट करेगा, कंडेम करेगा, वो खराब हो जाएगा उस टाइम पे, राइट। कई प्रोडक्ट कुछ घंटों में खराब हो जाते हैं, कई प्रोडक्ट जो होता है बड़े बड़े वो 1 दिन तक 2 दिन तक चलते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। फूड प्रोसेसिंग का रोल क्या है? फूड प्रोसेसिंग का रोल है कि हमें खाने को प्रिजर्व भी करना है और उसके न्यूट्रिशन वैल्यू भी इंटैक्ट करने हैं और क्लीन इंग्रेडिएंट्स भी रखने हैं। क्लीन इंग्रेडिएंट्स भी रखने हैं। जैसे हम ये सोचते हैं, हमारा बायर भी हमारे से ये एक्सपेक्ट करता है, हम भी ऐसे ही सोचते हैं। हम वो प्रोडक्ट नहीं बनाते जिसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव डले। अब बिना प्रिजर्वेटिव के 2 साल की शेल्फ लाइफ देना बहुत बड़ा चैलेंज। ये टेक्नोलॉजी, रीटॉट टेक्नोलॉजी हमारे को मदद करती है 2 साल की शेल्फ लाइफ के लिए, और साथ में सारे न्यूट्रिशनल कंटेंट जो है, मेजर न्यूट्रिशन कंटेंट, उसको इंटैक्ट कर रखती है। अब इसमें होता क्या है? देखिए, जब हम प्रोडक्ट को स्टेरलाइज करते हैं, हमने खाना बना, हमारे क्या है, केटल्स होती हैं, केटल्स में हमारा खाना बनता है, उसके बाद हमारी एक ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन्स है, वहां पर पाउच होता है जिसको हम रिटॉर्ट पाउच बोलते हैं। ये मल्टी लेयर पाउच है, 4 लेयर का पाउच होता है जो 122 डिग्रीज को विथस्टैंड करता है। वो पाउच 4 लेयर का पाउच है, बहुत ही हाई बैरियर पाउच है। उसके अंदर फिर हम उसको खाने को फिल और सील करते हैं। खाने को डाला और उसको सील किया, वो मशीन करती है, ऑटोमेटिक मशीन है, जापानीज। उसके बाद फिर ये मशीन जो है, फिर वहां से फिर हम उस प्रोडक्ट को स्टेरलाइजेशन पे लेके जाते हैं, इसको हम रिटॉर्ट बोलते हैं। उस रिटॉर्ट के अंदर ये प्रोडक्ट स्टेरलाइज होता है, 121 डिग्रीज पर ये जाता है। उसका एक थर्मल प्रोसेसिंग, जिसको हम थर्मल प्रोसेसिंग बोलते हैं, कि वो 121 डिग्रीज पर उसको लेके जाना, फिर उसको रोकना कुछ टाइम पर, फिर उसको कूल करना। ये पूरा प्रोसेस है, 2 घंटे का प्रोसेस है। इससे अंदर के जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उस प्रोडक्ट के अंदर, वो खत्म हो जाते हैं। और फिर ये प्रोडक्ट, ये जो पाउच है, ये हाई बैरियर क्रिएट कर रहा है एयर और मॉइस्चर का। तो इसके अंदर कोई, अगर एयर नहीं जाएगी, मॉइस्चर नहीं जाएगा, तो ये अंदर कोई एक्सटर्नल कोई बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा, प्रोडक्ट स्टेबल हो जाता है। तभी हम इसको बोलते हैं शेल्फ स्टेबल रेडी टू ईट प्रोडक्ट। आपने क्वेश्चन किया कि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू, एब्सोल्युटली, जब हम किसी भी प्रोडक्ट को, मतलब खाने को, अगर हम हाई टेम्परेचर पे ले जाएंगे तो उसके अंदर जो प्रीबायोटिक फाइबर होता है, जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जिसको हम प्रीबायोटिक बोलते हैं, प्रीबायोटिक फाइबर, वो जरूर डाउन हो जाता है। ये है। बट अगर वही खाना है, उस चावल, सपोज हमने वो चावल क्या कहते हैं, हमने कुक स्टेरलाइज करके दिया है, तो उसके साथ में आप कोई और सब्जी लोगे साथ में, या कोई सैलेड लोगे, तो फाइबर साथ में ऐड ऑन कर सकते हो। अब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब इंटैक्ट रहते हैं। सिर्फ प्रीबायोटिक या पोस्ट या प्रोबायोटिक कोई प्रॉपर्टीज अगर उसमें होंगी, तो वो, बिकॉज बैक्टीरिया जो है हाई टेम्परेचर से मरेगा ही मरेगा, चाहे वो प्रीबायोटिक हो, चाहे प्रोबायोटिक हो, चाहे वो गुड बैक्टीरिया हो, चाहे वो बैड बैक्टीरिया हो। जो प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक गुड बैक्टीरिया होते हैं, बैड बैक्टीरिया को किल करना है,
और उसके चक्कर में गुड बैक्टीरिया भी किल हो जाते हैं। अभी मेरे पीछे मेरे फ्रेंड्स फैक्ट्री विजिट करने आए थे, तो वो आए तो पहले मैं उनको कभी प्रोडक्ट्स देता था तो खाते नहीं थे, क्योंकि अब मना तो कर नहीं सकते स्ट्रेट अवे। और अभी जब आए ना उन्होंने तब मुझे एडमिट किया कि अरे पहले हम आपके कभी, मैं कहता मनीष भाई वो चिप्स को एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, फ्रोजन फूड को भी एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, बट अभी भी रिटॉर्ट की वो अवेयरनेस नहीं आई है। तो हम क्या लीगल किचन क्या ऐसा करेगा कि उसकी अवेयरनेस भी लोगों को मिले कि रिटॉर्ट इज अ बेटर वे ऑफ प्रिजर्विंग फूड फॉर सो लॉन्ग। तो उस पर मैं चाहूंगा कि आप जरूर ऑडियंस को रिवील करें इसके बारे में। नहीं, ये बहुत अच्छा है। देखिए जी, आज हम एक्सपोर्ट मार्केट में अपना प्रोडक्ट दे रहे हैं क्योंकि वो लोग बहुत अवेयर हैं और वो कंज्यूम भी करते हैं। उनको पता है कि ये प्रोडक्ट शेल्फ स्टेबल है, इसके अंदर उनको उनकी हैबिट भी है ये सब कंज्यूम करने की। हम लोग अवेयर नहीं है। आज रेस्टोरेंट्स जो है वो अवेयर हो चुके हैं। हॉरेका इंडस्ट्री बहुत अवेयर है रिटॉर्ट से और एक्सेप्ट भी कर रही है। हम भी अपना प्रोडक्ट हॉरेका, हमारे भी बहुत सारे हॉरेका कस्टमर्स हैं जो ये हमारा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और हैप्पीली यूज कर रहे हैं। हमारी, आप सोचेंगे हमारी दाल मखनी भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स को जाती है और वही दाल मखनी वो अपने रेस्टोरेंट से अपने कंज्यूमर को देते हैं, अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं। तो है तो वो भी रिटॉर्ट, राइट। तो अगर हम बात करें कि हम आगे क्या प्रमोट करेंगे, तो पहली स्ट्रैटेजी हमारी यही थी कि हम पहले हॉरेका के थ्रू रिटॉर्ट प्रोडक्ट्स को हम लेके जाएंगे, फर्स्ट। सेकंड, जो मैं सोचता हूं कि अब जब रिटेल मार्केट में एंटर करेंगे, पर आज देखा जाए तो आज सिर्फ हम लोग क्या करते हैं एज अ कंज्यूमर, अगर हमें कहीं ट्रैवल करना होता है ना तो हम वो पैकेट्स लेके जाएंगे, क्योंकि बाहर हम लोगों को इंडियन खाना की कमी मिलती है और वो टेस्ट नहीं हो, और फिर कन्वीनियंस देता है कि आप अपने कमरे में ही हो, अपने केटल के अंदर ही वो पैकेट जो डाल दिया बिना खोले और उसको गर्म किया और खोला और फिर खा लिया, तो ये कन्वीनियंस मिल जाती है और कॉस्ट सेविंग भी है। बाहर खाना महंगा होता है और ये आप यहाँ से लेके जाते हो तो आपको चीप पड़ता है और वो आपको ऑथेंटिक टेस्ट मिल जाता है। सिर्फ ये ट्रैवलिंग मार्केट है, ओवरसीज ट्रैवलिंग मार्केट जो ये प्रोडक्ट एक्सेप्ट करती है, तो ये छोटा सेगमेंट है, बढ़ रहा है धीरे धीरे। बट एट द सेम टाइम आज ये भी देखें, पहले जिन कंट्रीज में रेडी टू ईट इंडियन प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं होते थे इंडियन शॉप्स पे, वहां पर आज हम वहां पर अवेलेबल करा रहे हैं। तो अगर ट्रैवलर्स अगर कैरी ना करें, पर जिस डेस्टिनेशन में जा रहे हैं वहां पर वहां की लोकल जो इंडियन शॉप्स हैं वहां पर हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल है, वहां से बाय आराम से कर सकते हैं। तो देखा जाए तो ट्रैवलिंग सेगमेंट एक सेगमेंट है और एक हॉरेका सेगमेंट है जो इस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब लोग इसको एज अ, अब आपने बोला कि चिप्स खाते हैं लोग, हैबिट पड़ गई ना। सो ह्यूमन बींग्स आर क्रिएचर ऑफ हैबिट्स। हम लोग हैबिट के क्रिएचर हैं। हमारे को जो हैबिट पड़ गई ना, फिर हम वो करते ही रहेंगे। अब इसकी हैबिट डालना, इस प्रोडक्ट की हैबिट डालना, चिप्स कितना भी बेकार, उसमें इतने गंदे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सब कुछ होता है, पता भी है, तब भी फिर भी खा लेंगे यहां पड़ा होगा। हैबिट पड़ी हुई है लोग। अब फिर भी एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी की, हाँ जी, हम लोग अपना प्रोडक्ट, ये जो रेडी टू ईट रिटॉर्ट टेक्नोलॉजी है, अवेयर करने के लिए आने वाले टाइम के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, ये हम लोग जरूर हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बात तो जरूर करेंगे, बट साथ में हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में, रिटॉर्ट टेक्नोलॉजी क्या होती है, कैसे हम ऑलमोस्ट 1.5 लाख पाउच रोज प्रोड्यूस कर रहे हैं और वर्ल्ड वाइड अपने कस्टमर्स को जो है सर्व कर रहे हैं। तो वही चीज अगर इंडिया में कैसे हो सकती है, इंडियंस का माइंडसेट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, उनका ट्रस्ट आना चाहिए इस रिटॉर्ट टेक्नोलॉजी पे। आपने बोला फ्रोजन पे बहुत ट्रस्ट है हमें, बट फ्रोजन बेटर है, फ्रोजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एट द सेम टाइम फ्रोजन टेक्नोलॉजी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्वालिटी बेस्ड होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। आप किसी 4 कमरे में आपने ब्लास्ट फ्रीजर लगाया और बनाया किसी गंदे तरीके से, विदाउट एनी स्टैंडर्ड्स, विदाउट एनी कंट्रोल्स, क्वालिटी कंट्रोल्स के बिना बना के आपने
आपने कस्टमर सर्व किया, दैट्स नॉट समथिंग विच इज अप्रिशिएटेड, विच इज नॉट एक्सेप्टेड। तो फ्रोजन एक एक्सेप्टेड मार्केट है, उसके अंदर भी कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डलते हैं, कोई डाल रहा है तो बहुत गलत है, इंग्रेडिएंट्स पढ़ना चाहिए हमें, और हमें हर एक की मैन्युफैक्चरिंग जानने का पूरा हक होना चाहिए। मैं 100% किसी को भी, कोई अगर हमारी फैक्ट्री विजिट करना चाहता है, मैं आने वाले टाइम के अंदर ओपन इनविटेशन दूंगा, एक सिस्टम बनाऊंगा कि अगर 5-7 लोग अगर मिलके अगर हमारी फैक्ट्री आना चाहेंगे तो आके विजिट करें और देखेंगे कैसे हो रहा है, बिना प्रिजर्वेटिव के बिल्कुल नेचुरल तरीके से हम लोग रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स, इंडियन खाना पूरा, दाल चावल सब्जी सब कुछ, इवन पराठे भी बनाए हमने। ओके। पराठे भी रिटॉर्ट स्टेरलाइज करके बने हैं, कोई कुछ वो नहीं है उसके अंदर, हमने वो कॉम्बो बनाया है, एक बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है हमारा, प्लांट बेस्ड बटर चिकन विद पराठा। तो प्लांट बेस्ड बटर चिकन है ये, मतलब जिसके अंदर नो मीट, उसके अंदर सोया, लेंटिल और क्या कहते हैं, सोया और लेंटिल्स मेजरली, और पी, इससे वो प्रोटीन बना है जिसको हम प्लांट बेस्ड मीट कहते हैं, और उसके थ्रू हमने वो करी बनाई है। साथ में हमने चावल का कॉम्बिनेशन तो चल ही रहा था, हमने पराठे का कॉम्बिनेशन में दिया। वेस्टर्न ऑडियंस को फीड कर रहे हैं, और ग्लोबल इंडियंस है उनके पास भी वो चैनल के थ्रू जा रहा है, वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं हमारा प्रोडक्ट। पर इंडियंस इंडिया के अंदर ये कब एक्सेप्ट करेंगे, जब तक उनको ट्रस्ट नहीं आ जाएगा ये टेक्नोलॉजी इज एज गुड एज फ्रेश, बेटर देन चिप्स, बेटर देन मैगी, मतलब बेटर देन इंस्टेंट, मैं किसी ब्रांड का वो नहीं कर रहा, बेटर देन इंस्टेंट नूडल्स। इंस्टेंट नूडल्स इज फ्राइड, वो मैदा तो है ही है, पर आप उसके प्रोसेस को तो देखो, वो फ्राइड है। ऑयल तो चलो वो तो गंदा होता ही है, गंदे प्रिजर्वेटिव तो डाल ही रहे हैं, पर वो फ्राइड प्रोडक्ट है, फ्राई करके उसको डिहाइड्रेट करते हैं, फिर आप सोचते तो सूखा सूखा है, इसको तो हमने सिर्फ 2 मिनट में उबालना ही तो है। अरे भाई वो फ्राई किया हुआ प्रोडक्ट है, वो हम खा रहे हैं। और अगर हम पैकेट की दाल मखनी देते हैं तो बोलते भाई इसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं। सबसे ज्यादा तो आयरनी यही है, वी आर क्रिएचर्स ऑफ हैबिट, वी नीड टू शिफ्ट द माइंडसेट। हम आपको अपनी अवेयरनेस तो है ही है, साथ में वो हैबिट फॉर्म बार बार उनको बताना, बार बार टेस्ट कराना, और ये टेस्ट के बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाना कि देखो भाई गोरे वर्ल्ड वाइड लोग खा रहे हैं, इसीलिए खा रहे हैं, हम लोग भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये बेटर चीज है देन हैविंग रेडी पे कुछ मिल रहा हो। या फिर आप जोमेटो स्विगी से मंगवा लेते हो तो आप कोई क्वालिटी प्रोसेस थोड़ी उस रेस्टोरेंट का जान पर, रेटिंग देखते हैं बस हो जाता है। कभी आपने किसी रेस्टोरेंट की किचन जाके देखी है? जानने की कोशिश करो, उसके बेसिस पे रिव्यू दो ना उनको, राइट? सर एक और जैसे हमारा मतलब जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसको लेके भी, और एक और माइंडसेट दिमाग में आता है कि जो जैसे आपने हॉरेका की बात करी है, तो वहाँ पर ये कहते हैं कि जब फूड की स्टैंडर्डाइजेशन होती है तो वहाँ पर शेफ्स जो होते हैं या फिर कुलिनरी प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको ये लगता है कि हमारा जो रोल है वो कम हो रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसके थ्रू ये भी पता चल जाए कि उनको कि मतलब दे कैन इनोवेट मोर एंड मोर प्रोडक्ट थ्रू इट बाय यूजिंग दिस, उनका कोई रोल कम नहीं हो रहा है। नहीं, एब्सोल्युटली उनका रोल कम नहीं होता, बल्कि उनके नॉन कोर एक्टिविटीज को हम मैनेज कर रहे हैं रादर। देखिए, एक कोर एक्टिविटी होती है किसी भी शेफ की, मैं खुद कुलनरी एक्सपर्ट रहा हूं, मैंने भी होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करी है, मैंने भी किचन में काम किया है, और उसके बाद मेरे को इंटरेस्ट था कुकिंग या अपना कुलनरी का, तो इसी रीजन से मैं इस फील्ड में आया। तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, और हम लोगों ने दिल्ली के अंदर बैंक्वेट हॉल्स और केटरिंग का बिजनेस भी करा है, और मैं बहुत डिटेल में उनकी प्रॉब्लम्स को जानता हूँ, देखता हूँ कि कुक्स और शेफ्स को रियल प्रॉब्लम आती क्या है। देखिए, 2 तरीके की एक्टिविटी होती है किसी भी एक शेफ या कुक की, एक होती है कोर, एक होती है नॉन कोर। हर शेफ की एस्पिरेशन है कि उसको उसके खाने का क्रेडिट मिलना चाहिए।
उसका जो बनाया हुआ जो खाना है ना, उसके अंदर उसकी यूनिकनेस होनी चाहिए। वो चाहता ही है और वो उसको रिटेन करता है, उसको मतलब एस्पायर भी करता है, साथ में उसको रिटेन करने की कोशिश करता है कि हाँ यार मैं मेरा रहे। और साथ में नॉन कोर एक्टिविटी होती है, वो होती है आपका प्री प्रिपरेशन। प्री प्रिपरेशन जिसको मीजा प्ला भी बोलते हैं। प्री प्रिपरेशन एक ऐसी एक्टिविटी है, मतलब वॉशिंग, सॉर्टिंग, कटिंग, चॉपिंग, पेस्ट मेकिंग, राइट। और ये सारा जो काम है ना, ये सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम है। इसके अंदर कोई मतलब उसकी उसकी अपनी एक्सपर्टीज कुछ होती नहीं, ये तो एक काम है, रिपीटेड काम होता है। उसके बाद उसका रोल आता है, उसकी अपनी क्रिएटिविटी आती है, उसकी इनोवेशन आती है, उसकी यूनिकनेस आती है, उसकी एक्सपर्टीज आती है। प्रोसेस, मेथड ऑफ कुकिंग, वो सब कुछ वो उसका है। हम चाहते हैं शेफ्स को कि वो उस काम पे ध्यान लगाए, अपनी इनोवेशन क्रिएशन पे। बाकी जो टाइम वेस्ट उनके जो जिनका उनका नॉन कोर में इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, वो हम पे छोड़ दें। हम उनको वो प्रोडक्ट्स आउटसोर्स करके देते हैं जो उनको प्री प्रिपरेशन से फ्री करते हैं, लाइक बेस ग्रेवीज, कुकिंग पेस्ट, करी सॉसेस। तो ये सारी चीजें, और इवन अगर हम रेडी टू ईट भी कुछ दे रहे हैं, जैसे हमने उनको बनी बनाई दाल मखनी भी दे दी, तो हम उनको ये भी बोलते हैं कि आप अपना कुछ इसके अंदर कुछ क्रिएट करके अपना ही टेस्ट डेवलप कर सकते हो। अल्टीमेटली शेफ क्या चाहता है, उसका जो टेस्ट है वो उसका यूनिक टेस्ट होना चाहिए, उसका जी प्रेजेंटेशन उसकी अपनी होनी चाहिए। तो हम तो उसका फोकस उल्टा उसकी कोर एक्टिविटी में बढ़ा रहे हैं। सर, इसमें हमारा मतलब फाइनल जो क्वेश्चन है वो ये है कि 2024 में हमारा फूड मैन्युफैक्चरिंग में क्या रोल रहने वाला है रीगल किचन का, उस पर थोड़ा सा अगर बताएंगे तो बहुत। देखिए, फूड मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, हम भी हम लोग एक्चुअली फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ही हैं, और हम सुपरमार्केट चेन्स का प्राइवेट लेवल करते हैं ग्लोबली। आज हम 20+ सुपरमार्केट चेन से जुड़े हुए हैं, अलग अलग बिजनेस मॉडल के थ्रू। अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, यूके हो। और साथ में हम लोग हमारा अपने ब्रांड्स भी रीजनल चेन्स में जाते हैं, अमेरिका के अंदर भी जाते हैं, और भी हमारे जो ब्रांड्स हैं वो इंडिपेंडेंट मार्केट में भी जाते हैं, अलग अलग कंट्रीज में। 19 कंट्रीज में हमारे अपने ब्रांड्स इंडिपेंडेंट मार्केट में भी जाते हैं, जो इंडियंस को भी और नॉन इंडियंस को फीड करते हैं। तो हमने प्रोडक्ट सिर्फ इंडियंस को टारगेट करके नहीं बनाया, हमने तो मल्टी कल्चरल, मल्टी एथनिसिटी को टारगेट करते हुए प्रोडक्ट कैटेगरीज और अपने ब्रांड्स को एस्टैब्लिश किया। तो हम लोग हाउस ऑफ ब्रांड्स भी हैं, बट एज फार एज कोर बिजनेस इज कंसर्न, वी आर रेडी टू ईट रीटॉट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, रीटॉट बेस्ड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अगर हम उसी की स्पेसिफिकली बात करें तो हम लोग ये 2024 के अंदर हम अपनी कैपेसिटीज डबल कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्यों डबल कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग इनोवेशन पे बहुत फोकस करते हैं, और हम इनोवेशन जो करते हैं वो अपने कस्टमर की फ्यूचर नीड्स को जानते हुए करते हैं। आज हमने वो प्रोडक्ट्स जो हमने 3 साल पहले इनोवेट किए थे, आज हमें इस साल हम लोगों को मार्केट बनती हुई दिख रही है। तो हम लोगों को कैपेसिटी बिल्डअप करें फर्स्ट। सेकंड, टीम बिल्डिंग का बहुत बड़ा रोल है जी। हम लोग टीम पे बहुत फोकस करते हैं, लीडरशिप पे बहुत फोकस करते हैं, ट्रेनिंग पे बहुत फोकस करते हैं, चाहे वो फैक्ट्री लेवल ट्रेनिंग हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो, क्वालिटी हो, सप्लाई चेन हो, बट इवन सेल्स एंड मार्केटिंग जो है हमारी, चाहे B2B कंपनी क्यों ना हो, पर उसके अंदर भी हम लोग बहुत ही फोकस करके अपनी टीम को एवरी ईयर बिल्ड करते हैं। ग्रोथ लेना जिम्मेदारी होती है, टारगेट्स नहीं होते, सिर्फ जिम्मेदारी भी होती है, क्योंकि कंपनी की ग्रोथ पूरे वैल्यू चेन को ग्रो करती है।